हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर। तो एक विमीय गति और वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो सभी कंपटीशन में है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में भी है। तो इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक और उस पर क्वेश्चन करेंगे। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। और आप लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि एक लेवल से ऊपर की पढ़ाई को पढ़ना है। अब ये नहीं कि बेसिक चीज़ ही सीखते रह जाएं, पता चला कि क्वेश्चन लेवल तक नहीं पहुँचे। तो आप लोग किसी बुक को फॉलो कर लीजिए या प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जैसे मान लीजिए यूथ का आता है पूरा पीसीएस लेवल का या टीजीटी पीजीटी दोनों का मिक्स क्वेश्चन। अब वही सब क्वेश्चन जो होते हैं इधर उधर करके अल्टरनेट पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप लोग ले लीजिए और उसको लगाइए क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, या उसको कराएंगे, हम लोग करा देंगे पूरा क्वेश्चन। तो आप लोग उसको ले लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। और जो कंसेप्ट बताया जा रहा है फिजिक्स के लिए, या केमिस्ट्री के एक सर पढ़ा रहे हैं, लिंक में भेजा जा रहा है उसको, मैथ के एक सर पढ़ा रहे हैं, उसको आप लोग देख करके अपना प्रिपरेशन करिए। और कॉन्फिडेंटली रहिए कि एक बुक को आप ऐसे लीजिए जैसे यूथ का नाम लिया गया, उसको ले लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। उतना अगर क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन को समझने के लिए अब टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं या उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी बने, आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को थियोरेटिकल न्यूमेरिकल सभी कर लेंगे आसानी से। तो आइए हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर, सरल रेखीय गति तथा सदिश। तो सबसे पहले हम लोग सदिश के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सदिश अगर आप जानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा, वेलोसिटी समझ में आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगा। अगर ऐसा हम लोग नहीं इसको समझ पाते हैं तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी समझने में दिक्कत होती है। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं, आप लोग वेक्टर पर अगर मान लीजिए फोकस करते हैं हम लोग, पहले मोशन को पढ़ने से पहले ही इसी को एक्सप्लेन कर लिया जाए तो हम लोगों का लैंग्वेज और मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा। टॉपिक को समझना और क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करने का टेक्निक इजी हो जाएगा। तो देखिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें हम लोग 3 टाइप्स के पढ़ते हैं। एक नाम आता है टेंसर, और एक नाम आता है वेक्टर, और एक स्केलर। तो ये 3 तरह की क्वांटिटीज है, जैसे अदिश, सदिश और प्रदिश। तो फिजिकल क्वांटिटी जब 3 टाइप्स के हैं तो इनका कैलकुलेशन भी 3 कंसेप्ट पर चलेगा। तो उस कंसेप्ट में वेक्टर का रोल है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस। जैसे वेक्टर में दिया है डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, स्टोक थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो उस लेवल का अगर हम लोग वेक्टर समझ लेते हैं लेक्चर में तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और ऑप्टिक्स के कुछ पोर्शन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी का नाम सुनते हैं आप लोग। जैसे टेंसर में नाम है, सपोज कीजिए कि कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंसर है जड़त्व आघूर्ण। उसी तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जैसे सिग्मा से दिखाते हैं आप लोग, इसकी वैल्यू है 1/ρ, और इसको हम लोग दिखाते हैं I से mr²। जड़त्व आघूर्ण और विद्युत चालकता, इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण और इसको बोलते हैं विद्युत चालकता। अब इसी तरह से जो इलास्टिक कोफिशिएंट है, इलास्टिक कोफिशिएंट जैसे यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तो प्रत्यास्थता गुणांक भी टेंसर श्रेणी में आते हैं। तो ये सब नोमेनक्लेचर आएंगे बीच बीच में, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कुछ नाम बता दिए गए, जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से कोई न कोई नाम दिया जाता है। इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी का नाम आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट है, उसी तरह वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, टार्क है, मोमेंटम है, ETC। तो ये सब नाम है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, इम्पल्स, तो ये सब चीजें वेक्टर में आती है। अब स्केलर में जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, तो इसको आप लोग एक बार किसी भी बुक से पढ़ लेंगे। इतना काम आपको कर लेना है, बस नाम जानना है कि कौन किस में आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लिख दिया गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस, स्पीड, उसी तरह से वर्क, पावर, उसी तरह से पावर के बाद प्रेशर, उसी तरह से मान लीजिए करंट, चार्ज, ETC। तो इसको आप लोग एक बार किसी भी बुक से, अब आप लोग सारा चीज़ पढ़ लिए हैं, BSc MSc करने का मतलब कि बहुत लेवल तक पढ़ चुके हैं। अब उस लेवल में इसको आप ले लेंगे कि ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक लेवल तक आ रही है तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ लेंगे। अब जैसे ये बताया गया कि फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज है, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगी, तो ये आप लोगों के डेली प्रचलन में है। ये नाम 2-3 रख दिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है और इलास्टिक कोफिशिएंट। तो जड़त्व आघूर्ण है, विद्युत चालकता है और ये प्रत्यास्थ गुणांक, ये सब आते हैं किसमें, टेंसर क्वांटिटीज में। तो टेंसर लेवल का कैलकुलेशन नहीं है TGT PGT के कोर्स में, लेकिन क्वांटिटीज 1-2 नाम है, ये आ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं तो उसमें आता है मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर, तो BSc वाले कोर्स में पूछ देगा कुछ ना कुछ, तो ये आप लोगों को भी कुछ जानना चाहिए। अब देखिए, इन सब का कैलकुलेशन भी पढ़े हैं आप लोग, इंटर, BSc, MSc में भी मैथमेटिकल फिजिक्स में सब पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में। तो वेक्टर कोऑर्डिनेट जैसे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट है,
वो सब नहीं है। लास्ट टॉपिक इसमें स्टोक और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लेवल तक ही दिया गया है, उसके आगे नहीं दिया गया है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सब वेक्टर में एक जगह। पहले वेक्टर को ही पढ़ लेते हैं, वेक्टर पढ़ लेंगे तो सारा चीज़ हमें कंफर्म हो जाएगा, लैंग्वेज, जियोमेट्री और कैलकुलेशन कि कैसे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग मान लीजिए वेक्टर पढ़ते हैं, तो वेक्टर में आप लोग पढ़ते हैं कि कोई सिंबल अगर है, मान लीजिए ए है, तो ये एक सिंबल है। अब इस सिंबल को आप चाहें तो स्केलर बोल सकते हैं या इसको मैग्नीट्यूड, परिमाण भी बोल सकते हैं ए को। अब इस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए है तो इसको माड लगा देंगे हम लोग, तो इसको क्या पढ़ेंगे ए। तो किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड होगा जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, उसी को बोलते हैं स्केलर। तो माड लेने पर ही आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कोई ना कोई स्केलर है। अब इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये होगा वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर कह सकते हैं। अब किसी भी सिंबल के ऊपर अगर मान लीजिए कि एरो लग गया तो ये वेक्टर हो गया। ये आप लोगों को नॉर्मली पहले से नोन है कि ये सब चीज़ें आएगी। अब देखिए किसी भी वेक्टर को एरो से दिखाते हैं ऐसे, तो इस एरो में इसका हेड है और ये टेल है, और इसका जो लेंथ है बिटवीन हेड एंड टेल, जो लेंथ है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, अमाउंट। तो हेड एंड टेल के बीच का जो लेंथ है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये किसी भी वेक्टर में होगा। अब जैसे मान लीजिए दो वेक्टर को ऐसे लिखना है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, तो फर्स्ट का हेड सेकेंड के टेल से कनेक्ट कर देंगे और फर्स्ट का टेल अंतिम के हेड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वेक्टर ए है, इसको बी बोलते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, वेक्टर में सम को रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये आप लोग पढ़ते हैं कि ए प्लस बी होता है और इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा थीटा। तो ये टेल एंड हेड का कंसेप्ट है, इसको लेना है। अब देखिए किसी भी सिंबल के ऊपर क्या लग गया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी सिंबल है, जैसे के है, वेक्टर हो जाएगा। तो इस के का माड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो गया स्केलर। अब तीसरा सिंबल है इसमें कि जैसे हमारे पास कोई सिंबल ए है, वेक्टर है, मॉड है और ए कैप है, यूनिट वेक्टर। तो ये सिंबल है ए कैप और मॉड ए कैप। तो मॉड ए कैप इज ऑलवेज रिमेन्स यूनिटी। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्केलर, इसको बोलते हैं वेक्टर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, और ये हमेशा क्या होता है, 1। तो इतने सिंबल आपके सामने वेक्टर में आएंगे और बाकी ऑपरेशन है, जैसे पॉजिटिव है, प्लस है,
सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मेन है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें है। तो देखिए किसी भी सिंबल के ऊपर कैप लगा है, आई जे के, एन कैप, आर कैप, तो किसी भी सिंबल के ऊपर कैप लगा हुआ है तो इसको यूनिट वेक्टर बोला जाएगा, और इसका मॉड लिया जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, 1। किसी का भी मॉड लिया जाए तो 1। तो ये सिंबल के नाम पर इतना आपको कंसेप्ट बना लेना है कि यही सिंबल सब यूज होंगे। किसी भी वेक्टर में टेल होगा, हेड होगा। लेंथ बिटवीन हेड एंड टेल इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ हेड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्वांटिटी। और अगर वेक्टर को ऐसे लिखना है, अरेंज करना है, तो फर्स्ट का है हेड, सेकेंड के टेल से, फिर सेकेंड का हेड थर्ड के टेल से, फिर अंतिम का हेड प्रारंभिक के टेल से कनेक्ट कर देंगे, तो उसको बोला जाता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। एलजेब्रा में सम लेते हैं, वेक्टर में रिजल्टेंट, परिणामी। तो ये सब नाम भी आप लोग पढ़ते आए हैं। अब देखिए वेक्टर ऑपरेशन है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ में सबसे पहले सिंबल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एच होता है, वो होता है, एन होता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन शुरू होता है, रिएक्शन, इक्वेशन बनते हैं। उसी तरह से एलजेब्रा में पढ़ते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो ऑपरेशन होता है कभी प्लस, कभी इनटू, कभी डिवीजन, कभी डिफरेंशिएशन, कभी डाइवर्जेंस, कर्ल, ऐसे। तो ये सब आप लोगों के सामने आते हैं सिंबल। तो यहाँ वेक्टर में जो मेन ऑपरेशन है उसमें से एक प्लस है, एक माइनस है, एक मल्टीप्लिकेशन है, और एक डिफरेंशिएशन है, और एक इंटीग्रेशन है। और डिटर्मिनेंट बीच बीच में आता है, तो वो सबको आता है सॉल्व करने के लिए, पढ़े हैं। वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, वेक्टर का डिवीजन नॉट पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन को बांटना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है। तो ये सब सिंबल है। अब इस सिंबल से देखिए मेन रूप से ये सिंबल आपको 24 आवर आना चाहिए। अब ये बेसिक है। अब इसके बाद देखिए, जैसे हमारे पास ए हो गया, वेक्टर ए हो गया, और एक कैप हो गया, और मॉड मान लीजिए, इससे हम लोग मॉड ए लिख देते हैं, तो इसको भी ए के बराबर लिख देते हैं। मॉड ए कैप है तो 1 हो जाएगा। किसी भी सिंबल के ऊपर कैप है, मॉड लिया जाएगा तो 1 होगा। अब यहाँ से है कि कोई वेक्टर है, जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई क्वांटिटी x है, तो इसको हम लोग x इंटू 1 लिख सकते हैं, x प्लस 0 लिख सकते हैं, और x बाई 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको रिफरेंस बनाकर वेक्टर को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो इसका मॉड ले लिया इसे, और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो कंसेप्ट है कि मैथमेटिक्स का ओरिजिन जैसे पहले जानते आए हैं, यहाँ भी उसी ओरिजिन से हम लोग काम करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, तो इस रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। अब देखिए टाइम कंज्यूम ना करके आप लोग अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, तो इसका मॉड है और इसके साथ कोई कैप लगा हुआ है, इसको इतना लिख सकते हैं, या मॉड ए
एन कैप लिख सकते हैं, इसका मान होगा ए कैप और ए एन कैप या ए आई कैप, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एवरी यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी सिंबल, कोई यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मान लीजिए अब समझने के लिए लिया गया। अब यहाँ से देखिए, वेक्टर ए का मतलब हो गया मॉड ए कैप, तो ए कैप की वैल्यू हो गया वेक्टर ए अपान मॉड ए। तो ये वेक्टर ए अपान मॉड ए, यहाँ से कैलकुलेशन आप स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हम लोगों के पास ये टर्म भी मिलेगा कि जैसे कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर आर है, तो इसको लिखा गया ए प्लस बी, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ए आई कैप और बी जे कैप, मैग्नीट्यूड इन यूनिट वेक्टर, ध्यान देना है इसको। तो जैसे ये लिखा गया है तो इसका मान कितना है हम लोगों के पास, ए और ए कैप, तो इतना है। और इसको ऐसे दिखाया गया वेक्टर एडिशन, तो थोड़ा हम लोग साइड में टारगेट पर पहुंचेंगे और आप लोग इसको कैच करेंगे। यही आर था, आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर में लिखा जाता है, वेक्टर एडिशन रूल है। तो आर की वैल्यू इतना लिख सकते हैं। अब मॉड आर निकालते हैं तो वेक्टर का ट्राइएंगल लॉ पढ़ते हैं कि रूट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आप लोगों को इसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। अब इसको आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं कि कौन सा रिजल्ट शो करेगा, तो देखिए, यहाँ से हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए r इक्वल टू क्या है, a प्लस बी, तो r डॉट r, जैसे डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं या ट्राइएंगल लॉ से भी पढ़ते हैं इसको, तो आपके पास क्षमता है कोई भी कंसेप्ट समझाया जाए तो समझ लेने की, क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नहीं भी पढ़े हैं या पढ़े हैं भूल गया है तो एक बार शार्टली रिवाइज किया जा रहा है। अब इसका मतलब हो गया ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको आप क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट का रूल है कि जैसे ए डॉट बी है, तो देखिए इसको हम लोग आर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट है कि ए डॉट ए का मतलब हो गया मॉड ए कास 0। अब ये कास 0 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर लिख देंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कास थीटा। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं। अब यहाँ से है ये थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर दैट कैन बी एडेड। अब है कि लास्ट वेक्टर का
डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा। तो इसको आप लोग पढ़ते थे ऐसे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो tan अल्फा का सूत्र पढ़ते थे बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। तो ये वेक्टर आर की वैल्यू है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है और उस वेक्टर का डायरेक्शन एंगल के रूप में मिलता है। तो ये फार्मूला भी आप लोग पढ़े हैं। इस फार्मूला को आप शार्टली ऐसे लिख सकते हैं या ट्राइंगल से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग बहुत बार इसको पढ़े हैं फिजिक्स में, मैथ में, इंटर में, बीएससी में। अब देखिए ये कैसे आया, थोड़ा सा शार्टली एक्सप्लेन किया गया। अब है कि यहाँ पर हम लोगों को वेक्टर को ऐड करना है। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो काश 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसका मान इस कंडीशन के लिए थीटा क्या हो गया, 0। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी, दोनों का मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा। थीटा 90 डिग्री होगा तो ये दो ही टर्म आएगा, कास 90 0। तो ये सब आप लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो चीज़ें समझना है, थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वेक्टर है टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टार्क, व्हाट इज द नेम ऑफ टार्क इन द वेक्टर लैंग्वेज। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। अब उस ज्योमेट्री को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे देखिए वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसमें हम लोगों के पास जैसे मान लीजिए वेक्टर एडिशन के लिए फार्मूला बताया गया। वेक्टर है तो एक और इसमें नाम आता है, जैसे मान लीजिए पोलर वेक्टर, और एक नाम आता है जैसे एक्सियल वेक्टर, ध्रुवीय सदिश, इसको बोलते हैं ध्रुवीय सदिश, और इसको बोलते हैं अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए ध्रुवीय सदिश का मतलब है कि कोई बॉडी चल रही है, एक पोल के रूप में जा रही है ऐसे, तो इसमें डायरेक्ट वेक्टर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, पार्टिकल के साथ ही रहेगा, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। तो ये सब फोर्स को तो मान लीजिए कभी कभी एक्स अक्षीय सदिश में भी आ सकता है। कब आएगा, जब इस फार्मूला का यूज कर देंगे तो ये अक्षीय सदिश बन जाएगा, क्योंकि उस समय आपका एक एक्सिस पर भी है, बी है, तो एक एक्सिस पर एफ होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो कुछ वेक्टर जो डायरेक्ट पॉइंट के साथ या पार्टिकल के साथ या पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर होते हैं, उनको कहा जाता है पोलर वेक्टर। और जो एक्सिस के अराउंड होते हैं, जैसे मान लीजिए टार्क है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी है
ओमेगा क्रॉस आर इक्वल टू भी। एंगुलर मोमेंटम है जे इक्वल टू आर क्रॉस टी, या के बराबर है आई क्रॉस जे। तो वेक्टर को आप लोगों को जो पढ़े हैं उसका निचोड़ जान लेना है, क्योंकि अब आपको इसका बेसिक पता है और उस बेसिक को एक बार रिवाइज किया जा रहा है कि कौन किस में आएगा। तो इसको बारीकी से पढ़ना है और देखना है कि जो नाम बताया जा रहा है इससे रिलेटेड आपको नाम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए दे दिया वेक्टर और बोला कि इसमें से एक्सियल वेक्टर कौन कौन होंगे या पोलर वेक्टर कौन होंगे। 3 एक्सियल दे दिया, एक पोलर दे देगा, और या 3 पोलर दे देगा और एक एक्सियल दे देगा, तो कौन से होंगे। तो इन सब की जियोमेट्री जानना होगा, तो उसी को समझाना है या समझना है कि कैसे फिजिक्स में हम लोग टर्म लेंगे। और कोई चीज़ अगर डाइवर्जेंस है, कर्ल है, ग्रेडियंट है, तो उसमें भी इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर है कि पोलर है, तो पोलर में वही आते हैं जो डायरेक्ट सदिश होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो ये सब टर्म किस में आएंगे, मोमेंटम है, इम्पल्स है, तो ये सब नाम आते हैं पोलर में। और इसमें जैसे मान लीजिए कि फोर्स को कह सकते हैं कभी कभी कि फोर्स इस रूप में है तो एक्सियल है, तो टार्क है प्योर, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस तरह के नोमेनक्लेचर आते हैं अक्षीय सदिश, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि टार्क को जब दिखाया जाता है ऐसे, तो मान लीजिए कोई वेक्टर है इस तरह से एक प्लेन में है, तो इधर अगर मान लीजिए कि हमारे पास r है, इधर f है, तो टार्क इस पर टाउ होगा, इसके अराउंड मोशन करेगी इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, r क्रॉस f प्लेन, और इस पर परपेंडिकुलर होता है टार्क। तो ऐसे फिजिक्स में कोई फार्मूला है, कौन सही लिखा गया है, कौन सा गलत लिखा गया है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसको हम लोग लेंगे थोड़ी देर बाद। तो इसमें हम लोगों को अब एक्सप्लेन करना है कि जैसे वेक्टर है, तो देखिए इक्वल वेक्टर क्या होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो। अपोजिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। पैरेलल वेक्टर क्या होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो, छोटा बड़ा भी हो, लेकिन डायरेक्शन सेम हो। यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जीरो वेक्टर क्या होगा, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर कोई बॉडी गई और फिर यहाँ से यहाँ आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट d है। अगर LHS वेक्टर है तो RHS भी वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन अनसर्टेन हो। क्योंकि जब ये वेक्टर यहाँ पर आ गया, तो यहीं से गया था यहाँ पर आ गया, तो अब वो कहाँ जाएगा वो अनसर्टेन है। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनिश्चित होता है, अनसर्टेन, मैग्नीट्यूड 0 होता है, और फिजिकल इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ते आए हैं। उसी तरह से पोलर वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स एंड सो ऑन। उसी तरह एक्सियल वेक्टर होगा टार्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स एंड सो ऑन। तो ये नोमेनक्लेचर आप लोग जानेंगे। अब देखिए इसके जियोमेट्री के लिए हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको समझना है। तो यहाँ से एक नाम आप लोग केयर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो ये मल्टीप्लिकेशन दो तरह का है, एक को कहते हैं प्रोडक्ट
और एक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लीजिए फोर्स लिखना है तो m इंटू ए लिखते हैं, मोमेंटम लिखना है तो m इंटू भी लिखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि इम्पल्स लिखना है तो फोर्स इंटू डेल्टा t लिखते हैं। तो इसमें एक वेक्टर है एक स्केलर है, बीच में न डॉट है न क्रॉस है, सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। तो एक आप लोग ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का प्रकृति देखते हैं। दूसरा है कि प्रोडक्ट का मतलब है कि इसमें दोनों वेक्टर होगा तो इसमें से एक का नाम रखा गया स्केलर प्रोडक्ट और एक का नाम रखा गया वेक्टर प्रोडक्ट। अब इस स्केलर प्रोडक्ट में जैसे आप कोई भी सिंबल यूज करें ए डॉट बी, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी। अब इसमें डॉट लगा रहता है तो इसका नाम रखा गया डॉट प्रोडक्ट, और इसमें क्रॉस लगा है तो इसका नाम रख दिया गया क्रॉस प्रोडक्ट। सिस्टम बनाया गया। तो इस सिस्टम में आप लोगों को पहले से काम करने की आदत है, उसी को रिवाइज कर लेना है, कंटिन्यूअस रखना है। और इससे जुड़े क्वेश्चन मोशन वेक्टर, अब मोशन में जैसे मान लीजिए लीनियर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ग्रेविटेशनल मोशन है, सब जगह इसका यूज होगा। यानी पूरा मैकेनिक्स में ये टर्म आएंगे। और जो क्वेश्चन बनता है आप लोग पेपर टच करेंगे, जैसे बताया गया कि यूथ कंपटीशन ले लीजिए, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए, या एलटी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक ही साथ आएगा, उसको ले लीजिए। मैथ है तो मैथ ले लीजिए। पीजीटी के लिए है तो पीजीटी के सब्जेक्ट को लेकर के उसको गहन अध्ययन करिए, उसमें तो क्वेश्चन है, सलूशन दिया होगा, लेकिन आपको टॉपिक कैसे समझना है, क्वेश्चन थियोरेटिकल भी वन लाइन क्वेश्चन, जैसे आप लोग टीजीटी पीजीटी देंगे तो उसमें से लगभग 30-40 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो वन लाइन के रहते हैं। हम लोग दिए हैं, क्वालिफाई हैं उसमें तो जानते हैं, वन लाइन के क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आप झटके से कंसेप्ट है तो समझ कर सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी रहते हैं, जिसको आप हल करते रह जाएंगे तो हो सकता है, नहीं तो उतने कम समय में तो आप उसको छोड़ ही देते हैं। 125 क्वेश्चन है तो आप उसमें से पीजीटी में सेलेक्ट होना है तो 110 तक कर दिए तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिक्स है, मैथ है तो 100 के आसपास पर हो जाएगा कॉन्फिडेंटली, उतना सही लेकिन हो जाए। एलटी ग्रेड है तो 90-80 के बीच में आपका क्वेश्चन है, किसी में भी जीआईसी में अथवा टीजीटी आयोग से हो तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर एक साथ पूछ रहा है तो मेरिट इसी लेवल में जाता है। कहने के लिए लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उस रास्ते से गुजरे हैं तो सारी प्रक्रिया को जानते हैं। तो उसके लिए है कि आप वन लाइन जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे पकड़ेंगे, बीच में से कंसेप्ट दे दिया। अब जैसे मान लीजिए कि इसी को हमको लिखना है, ऐसे लिख दिया, ए बना दिया ए बी, बी बना दिया ए कामा बी, सी बना दिया ए डॉट बी और डी बना दिया ए क्रॉस बी, और कहा कि इसमें से कौन गलत है, इसमें से गलत को सिलेक्ट करिए। तो किसी भी वेक्टर को, दो वेक्टर है तो अब हमारे पास मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन गलत हैं, कौन कौन सही हैं।
ऐसे ऑप्शन दे दिया। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग दो वेक्टर है या दो से अधिक है तो या तो उसको डॉट से कनेक्ट करेंगे या क्रॉस से या कामा से। अगर ऐसे डायरेक्ट लिख दिए तो ये रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड है। और ये तीनों जो है ये राइट या ट्रू मेथड है। तो सिंबल और उसका ऑपरेशन पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये सब टर्म आते हैं। तो हम लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रक्रिया है पहले से। तो इसमें से हम लोग कुछ टॉपिक लेते हैं। जैसे देखिए स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। अब देखिए अदिश गुणन है तो हमें अदिश गुणन को आप समझदार हैं तो ऐसे पढ़ेंगे ए बी कास थीटा, या इसका असली नाम है मॉड ए मॉड बी कास थीटा। और ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है इसमें से वेक्टर हट जाता है तो ये स्केलर बन जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये है। अब दूसरा देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी है तो ये भी स्केलर प्रोडक्ट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए और इक्वल टू है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो आपको बीएससी लेवल में एंट्री करना है। अब मान लीजिए इसको हम लोगों को इस तरह का कोई फंक्शन है स्केलर प्रोडक्ट, तो ये फार्मूला पूरी दुनिया को आता है, ये भी पढ़े हैं, सबको आता है। लेकिन अब इसी में आपको जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन में बेसिक ही पूछा जाता है और बेसिक को ही आप अगर समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी पर ऐसे लिख दिया जाए कि दो वेक्टर है और ये कितना वेक्टर हो गया, थ्री वेक्टर हैं, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया या इसी को ऐसे लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं, देखिए लिखने का तरीका, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया कि ए डॉट बी क्रॉस सी, दूसरा लिख दिया ए डॉट सी क्रॉस बी, और तीसरा लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी, चौथा लिख दिया ए डॉट बी डॉट सी। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया गया, या यहाँ पर साइड में हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ऐसे लिख देंगे कि which of the scalar ट्रिपल प्रोडक्ट, ऑप्शन बना दिया गया। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, बारीकी से देखिए, पढ़े तो सब कुछ हैं, लेकिन आप अब इस तरह के टॉपिक को खोजेंगे किताब में चाहे किसी जगह तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये आपका कॉमन सेंस है। वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन हो जाएगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, बनता भी है कि व्हिच ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको कौन सा है। तो इस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। अब यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर। तो 4 वेक्टर तक नहीं है पीजीटी टीजीटी में, फिजिक्स में नहीं है, 3 वेक्टर तक है। 3 वेक्टर का डिफरेंशिएशन भी है, 2 वेक्टर का डिफरेंशिएशन है स्केलर प्रोडक्ट के लिए, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। और इस वेक्टर पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं डाइवर्जेंस एफ डी भी, तो ये डेल डॉट एफ है और डी भी है ऐसे। तो लिखेंगे तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके लिए देखिए अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से मान लीजिए कि पहला ऑप्शन ले लिए हम, तो क्या डिफरेंसेज है देखिए, ए डॉट बी और क्रॉस सी का मतलब होगा ये स्केलर हो जाएगा। तो स्केलर मान लीजिए एम है और क्रॉस सी, तो ये रॉन्ग है क्योंकि अब एक स्केलर और एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा। तो सोच आपकी वहाँ पर पहुँचनी चाहिए कि अब कौन सा क्या क्या इसमें दिया गया है। ज़्यादा हर लेक्चर में हम लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है उसको मास्टर माइंड से पढ़ना है। आप अब मैच्योर हैं, उस मैच्योरिटी को इसमें खोजेंगे। देखिए क्या क्या है, कंसेप्ट किसे कहते हैं। दूसरा क्या है, ए डॉट सी और क्रॉस बी, तो ये बात सेम है। मान लीजिए एम क्रॉस बी है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। तीसरा क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो अब ये हो गया ए डॉट एम, अब ये क्या हो गया, 2 वेक्टर हैं तो डॉट से जुड़ गए, ट्रू रिजल्ट हो गया। तीसरा है ए डॉट बी डॉट सी, तो अब इसका मतलब है कि ए डॉट है और बी डॉट बी स्केलर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये इसकी ज़रूरत है क्योंकि आप अब एक वेल मेंटेन टीचर के सिलेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं और उस सिलेक्शन में शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होगा, मेरिट बनाना होगा। और सभी मैथ फिजिक्स के केमिस्ट्री के स्टूडेंट स्कॉलर होते हैं तो वो बीएससी एमएससी करते हैं, तो सभी जीनियस हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सभी लोग पढ़ रहे हैं, सबके सामने वही सिलेबस वही पेपर होगा, लेकिन बारीकी से कुछ ना कुछ तो उसमें टेक्निकल चीज़ें रहेगी हर क्वेश्चन में जो आपको परेशान करेगी। लेकिन ऐसे आपको पढ़ाया जा रहा है, इस कंसेप्ट से हर टॉपिक पर डिस्कशन होगा, तो आप कहीं भी दिग्भ्रमित नहीं होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, शंका समाधान बारीकी से होगा। तो डिफिनीशन से ही क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो जो डिफिनीशन है वही से क्वेश्चन बनने लगते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बनाया गया सामने, डिफिनीशन ही लिखा गया, उसी में क्रिएट हो गया, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब देखिए चर्चा हम लोग कर रहे थे किसकी, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए स्केलर प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि ए डॉट बी है, इसके बारीकी को थोड़ा सा डिस्कस में लेंगे। मॉड ए मॉड बी कास थीटा, तो कास थीटा इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ए बी अपन मॉड ए मॉड बी। तो थीटा भी निकाल लेते हैं, 2 वेक्टर के बीच का एंगल मॉड ए मॉड बी। तो ये आप लोग काम करते आए हैं। अब इसमें है कि जैसे 2 वेक्टर होगा परपेंडिकुलर हो जाए, मान लीजिए कि ये बी है और ये ए है,
90 डिग्री पर हो जाए। तो अब ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos 90 बराबर 0। तो यहाँ से कंक्लूजन निकालना है कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब इस फैक्ट को आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आई जे के 90 डिग्री पर होते हैं, तो आई डॉट जे करते हैं तो ये क्या हो जाता है 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई भी 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज रिमेन्स 0। या अगर प्रूफ करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या करें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट चेक करें कि डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए। तीसरा होगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ए पैरेलल बी, तो उस समय थीटा क्या हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी और cos 0 बराबर मॉड ए मॉड बी। तो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अब जैसे आई डॉट आई लेते हैं तो ये पैरेलल होंगे, आई का मान आई एक्सिस पर पैरेलल होगा, तो उस समय इसके बीच का आई है मॉड मॉड और cos 0। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, cos 0 भी 1 होगा, तो ये 1। जे डॉट जे इक्वल टू भी 1, के डॉट के इक्वल टू भी 1। तो यहाँ से आप लोग दो फार्मूला पढ़ते हैं, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टीज है जो यूज होती है। अब यहाँ से देखिए, अगर स्केलर प्रोडक्ट है उसी तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा गया था, उसमें भी प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप लोगों को जानना है। अब मान लीजिए दे दिया कहीं पर वेक्टर कि वेक्टर एक की वैल्यू है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप और बी इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। तो ए डॉट बी का मान आई डॉट आई 1 होता है, तो ए एक्स बी एक्स, जे डॉट जे 1 होगा और ए जेड बी जेड। अब इस तरह से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आप लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, या आप लोगों से कोई दूसरा पूछता है कि फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो वर्क क्यों स्केलर हो जाता है। तो यहाँ पर है कि वर्क सेटिस्फाई द स्केलर प्रोडक्ट, सो इट इज रिमेन्स स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या है एफ डी कास थीटा और ये स्केलर है। फिर आप लोग पावर पढ़ते हैं तो पावर का मतलब W बाई टी, तो W बाई टी है
तो W है एफ डॉट डी अपान टी, तो ये हो गया एफ डॉट डी बाई टी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट का फॉलो करेगा और इसका भी मान लिख सकते हैं एफ वी कास थीटा, और ये क्या हो जाएगा स्केलर। तो जो वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो डॉट प्रोडक्ट का फॉलो कर रही है, जैसे मान लीजिए फ्लक्स है ई डॉट ए, तो फ्लक्स भी क्या है स्केलर है। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी जे का सूत्र होता है आई अपान ए कास थीटा, या कुछ लोग आई अपान ए भी लिख देते हैं इसे, करेंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या होगा जे ए कास थीटा या जे डॉट ए। तो करेंट भी कौन सी क्वांटिटी हो गई स्केलर। कहते हैं करेंट वेक्टर है, लेकिन वेक्टर नहीं है, स्केलर कहा गया है। तो स्केलर क्यों है, वो डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है। इसी के बेस पर फार्मूला तैयार किए गए हैं आप लोगों के पूर्वजों द्वारा, तो उसी को समझना है और काम करना है। तो ये सब टर्म के लिए आप लोगों को रिवाइज किया जा रहा है शॉर्टली कि कैसे सही टारगेट पर पहुंचेंगे। और भी इससे रिलेटेड फार्मूला आप पढ़ सकते हैं, जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है या कर्ल थ्योरम है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है कि डाइवर्जेंस एफ मान लीजिए है और डी भी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल हो जाता है एफ इंटू डी एस। तो ये डाइवर्जेंस एफ है और ये डी भी है, स्केलर है और ये भी स्केलर हो जाएगा, तो सही होगा। अब आप लोगों के सामने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का मैथमेटिकल फार्मूला ही लिख दिया जाएगा और बता दिया जाएगा 4-5 ऑप्शन में कि कौन इसमें से सही है कौन गलत है। तो लिखने पढ़ने का तरीका अभी किसको वेक्टर में लिखेंगे किसको स्केलर में, तो उस लेवल पर हम लोग पहुंचेंगे तो उसको आप लोगों को समझा देंगे कि कैसे याद रखना है, इसका व्यवहारिक मीनिंग क्या है, किस लिए बना है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का कैसे आएंगे उस पर। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस आप लोग 1-2 दिन का वेक्टर और मैकेनिक्स के लिए टाइम लेंगे, 1-2 लेक्चर, और उसके बाद से क्वेश्चन के लिए 1-2 लेक्चर लेंगे हम लोग, और उतने में से ही आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो टैली कर जाएंगे, मिल जाएंगे, उससे बाहर जल्दी कोई नहीं सोचता है। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट के लिए आप ये टर्म्स पढ़ते हैं कि वर्क भी स्केलर, पावर भी स्केलर, फ्लक्स भी स्केलर, करंट भी स्केलर एंड सो ऑन। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉलो सभी करते हैं। तो अब है कि इस तरह का फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं कि फोर्स दे दिया जाए 10 आई कैप और डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए 2 जे कैप, और पूछा जाए कि वर्क कितना है, तो आप क्या पढ़ेंगे एफ डॉट डी पढ़ेंगे ऐसे। अब इसका मान आप लिख दिए 10 आई कैप 2 जे कैप, तो 10 इंटू 2 हो गया और आई डॉट जे। अब आई डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मान लो ऐसे दे दिया कि फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, और ऑप्शन बना दिया कि वर्क का मान क्या होगा 0 बना दिया, फिर वर्क की वैल्यू क्या लिख दिया 20 लिख दिया, सी वर्क का मान 5 लिख दिया और डी लिख दिया इसका मान 10। तो कौन सा सही होगा। तो अब आपके सामने इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो एफ डॉट डी है, एफ जियोमेट्री आप इसकी समझेंगे, क्वेश्चन आते ही क्या समझेंगे कि हमारा एफ जो है वाई एक्सिस पर लगा है और डिस्प्लेसमेंट जे एक्सिस पर हो रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है।
तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। इस मैथमेटिक्स का यही मीनिंग है। तो आप लोगों को हर बेसिक को तोड़ लेना है, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, न तो ये नेट JRF है, न तो इंजीनियरिंग मेडिकल है कि बहुत सारा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय रहेगा। समय बहुत कम रहता है, एक क्वेश्चन में 1 मिनट, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे ही बीच में से पूछा जाएगा जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, न किसी सेट पेपर में मिलता है जल्दी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए, फार्मूला याद करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट जरूरी है। TGT PGT में सिलेक्शन का मतलब ये है कि हमें कंसेप्ट हर डिफिनीशन का, हर मैथमेटिकल फार्मूला का, हर जियोमेट्री का हो जाना चाहिए। इसी से सबका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप कभी मिल करके किसी कॉलेज में पूछ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, तो यही बताएंगे कि बेसिक को ही कई राउंड पढ़ना है, सिंपली नहीं पढ़ना है। अब उसके डीप में जा करके उसी को एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्यों उसको स्केलर कहा गया, वेक्टर कहा गया। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग वेक्टर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से आपको मोशन पढ़ना है। तो सर्कुलर मोशन को आपको 1 ही 2 फार्मूला से सॉल्व करा दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आसानी से उसी से कर लेंगे। रोटेशनल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से मिस्टेक नहीं करेंगे, देखते ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, 1-2 लेक्चर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह से आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B सबको पता है, B साइन थीटा n कैप। अब इसमें n कैप जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A क्रॉस B। जैसे मान लीजिए कि हमारा 2 वेक्टर है, इस पर B है और इस पर A है, तो ये एक प्लेन को जेनरेट करेगा ऐसे। तो ये हो गया प्लेन ऑफ A क्रॉस B, और ये होगा n कैप। इस प्लेन पर जस्ट परपेंडिकुलर, तो इस पर होगा n कैप। जैसे आपका है, मान लीजिए कि F इक्वल टू आ गया Q V क्रॉस B, इसको आप लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यही है, इस दोनों से जो प्लेन बनता है, इस प्लेन पर थंब हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसी को अगर ऐसे बना दिया जाए तो इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होगा, इसको ऐसे बना दिया जाए तो इस पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये सब टर्म आप लोगों के सामने आते हैं, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए हम लोग इस लेक्चर में इतना टॉपिक कवर करेंगे, और आप लोगों से भी निवेदन आग्रह यही करेंगे कि जितना जानते हैं उसी को 10-20 बार और पढ़िए और बढ़िया से जानिए। आप समझदार हैं, आपको जानना है। टीचर इंडिकेट करता है कि ये चीज़ पढ़ने लायक है, इसको पढ़ लीजिए, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, जितना हो सके रिवाइज करेंगे। और समय बहुत है, एक चैप्टर को बारीकी से, मान लो मैकेनिक्स के मोशन से रिलेटेड जो चैप्टर हैं, 1 सप्ताह में किसी टीचर के साथ अगर पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग बता रहे हैं, तो इसके साथ साथ उसको पढ़ते चलिए, 1 सप्ताह में वो बाउंडेड हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी भी बुक से पढ़ेंगे,
तो समझ में आ जाएगा क्या करना है और उसमें से आप करने लगेंगे, मनोबल बढ़ जाएगा और सोचेंगे कि ये कई बार ये पढ़ ले, ये भी चैप्टर पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, कभी फर्स्ट पार्ट, कभी सेकेंड पार्ट, कभी ये पढ़े, कभी वो पढ़े, कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए धैर्य, पेशेंस बनाना है। 125 या 120 में से आपको सभी नहीं करना है, 100 के आसपास जाना है। तो पेशेंस जितना पढ़ें, सॉलिड पढ़ें कि क्वेश्चन सही हो जाए। इसमें नेगेटिव मार्किंग में यही है कि अधिक से अधिक सही क्वेश्चन करें। मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, कम ही रहता है, और ज़्यादा भी जाएगा तो आप लोग उस तरह के ज़्यादा मेरिट में आ जाएंगे। जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ना है। तो ये रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि वेक्टर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ज्योमेट्री क्या है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या है, और ग्रीन गास स्टोक थियरम्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में इसका कैसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे समझेंगे। आपके सामने इससे कम से कम वेक्टर से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, जो एक आपको मेरिट में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। 10-15 क्वेश्चन रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, 1-2 डायरेक्ट वेक्टर में रहेंगे, मैकेनिक्स में रहेंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इतना आप लोग कंसिडर करेंगे आज। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। कट कर देना। रेड वाला से कट करें, रेड वाला से।